तो दोस्तों बरखा दत्त एक पंजाबी एक्टर का इंटरव्यू लेती है और वहां से जानने को मिलता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले एक आतंकवादी नहीं था। और ये बात सुनकर शायद जाकिर नाइक भी ओसामा बिन लादेन के लिए पीर फकीर होने की अर्जी डाल दे, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले आखिर था क्या, एक संत या एक आतंकवादी? इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल बरखा दत्त ने उस एक्टर का, पंजाबी एक्टर का इंटरव्यू लिया जिसने जियो पॉलिटिक्स घुसा दी थी किसान प्रोटेस्ट के अंदर। और ये भाई साहब उस इंटरव्यू के अंदर जरनैल सिंह भिंडरावाले के गुणगान ऐसे गा रहे थे जैसे कभी तुलसी ने राम के गाए थे। जरनैल सिंह भिंडरावाला जो हैं उनके पोस्टर्स गुरुद्वारों के बाहर लगने लगे हैं विदेशी धरतियों पर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंसान था कौन, और उसके लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। 1984 में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी घुसती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है और उसके बाद दिल्ली के अंदर निर्दोष सिखों का नरसंहार किया जाता है। लेकिन इस पूरी स्टोरी को सब जानते हैं, ये हाईलाइटेड स्टोरी है। इससे पहले भी कई सालों तक पंजाब के अंदर कुछ होता रहा था, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं। 29 सितंबर 1981 खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो होते हैं वो इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और पाकिस्तान लेकर उड़ जाते हैं। 16 अक्टूबर 1981 ACSO डिफेंस की हत्या कर दी जाती है। अप्रैल 1983 पंजाब के DIG की हत्या कर दी जाती है, वो भी स्वर्ण मंदिर के अंदर, हरमिंदर साहिब के अंदर। 5 अक्टूबर 1983 कपूरथला में एक बस को रोका जाता है। जितने हिंदू होते हैं उस बस के अंदर सबको उतार कर एक लाइन में खड़े कर गोली मार दी जाती है। इस तारीख तक 175 यानी कि 175 लोग ऐसे थे जो इस तरीके से मारे जा चुके थे। 6 अक्टूबर 1983 पंजाब में प्रेसिडेंट रूल ठोक दिया जाता है। 14 अक्टूबर 1983 एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। 21 अक्टूबर 1983 को ट्रेन में हिंदू पैसेंजर्स को पकड़ कर बाहर निकालकर गोली मार दी जाती है। 23 फरवरी 1984 11 हिंदुओं को खालिस्तानी ट्रेन से उतारकर गोली मार देते हैं। और 1 जनवरी 1984 से 3 जून 1984 तक ऐसे 298 लोग मारे जा चुके थे। अब जो निर्दोष हिंदुओं की हत्या है ना, इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। भारत 1984 में हुए सिख नरसंहार को, निर्दोष सिखों की हत्याओं को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इन निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं को ऑलरेडी भूल चुका है। और ये जो हिसाब है ये मैंने आपको 1984 तक का बताया। उसके बाद भी यही सब चलता रहा। कभी बटाला में बस से उतारकर, कभी बॉम्ब ब्लास्ट में 85 लोगों को मारकर, कभी कसाब की तरह 6 मार्च 1986 को खुलेआम गोलियां चला कर भून कर लोगों को, कभी जुलाई 87 में लालरू में हरियाणा रोडवेज की बस में 80 पैसेंजर्स को खुलेआम गोलियां मारकर, या फिर 1989 में मोगा में 27 RSS के स्वयंसेवकों की हत्या करके। पूरी लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अब ये जो डेटा मैंने आपको बताया ना, खालिस्तानियों के द्वारा की गई बर्बरता का डेटा है, क्योंकि आम जो सिख था ना वो तो खुद पिस रहा था इस आतंकवाद की आग में। लेकिन ये बात यहां तक पहुंची कैसे, अगर उसको जानना है तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो जी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे भारतीय सैनिक जो थे वो ब्रिटेन की तरफ से, और US उनके साथ था तो उनकी तरफ से भी लड़े थे। अब इसमें ना बहुत सारे सिख थे, हमारे सरदार भाई थे। और इसकी वजह से क्या होता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद UK, कनाडा, ब्रिटेन जैसे जो देश थे, अमेरिका जैसे जो देश थे, उन्होंने अपने इमिग्रेशन के दरवाजे खोल दिए इनके लिए। और इस वजह से बहुत सारे सैनिक जो थे, जिनमें बहुत सारे सरदार थे, वो इन देशों में जाकर इमिग्रेट हो गए। इससे पहले इन देशों में जो सिख पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट निल थी। लेकिन अब क्या होता है कि इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। उसके बाद पंजाब के अंदर जो खेती का है वो पैसा तो आने लग जाता है, लेकिन उद्योग नहीं लगते। तो जो युवा पढ़ने लग जाता है उस पैसे से, उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो इमिग्रेट करने लग जाता है इन देशों की तरफ। और उसके बाद एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन का दौर चलता है 80s और 90s में, जब इंसर्जेंसीज का दौर चलता है पंजाब के अंदर। अब भारत को आजादी मिल जाती है और ये जो इमिग्रेट किए हुए लोग थे, इनमें से 1960 में एक बंदा खड़ा होता है, सरदार चरण सिंह पंची, अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ, और एक पेपर रिलीज करता है जिसमें सिख होम स्टेट की मांग को उठा देता है। पाकिस्तान की ISI जो है उसके एक डीक्लासिफाइड पेपर के अनुसार पाकिस्तान ISI जो थी वो इस आदमी को इस डिमांड में मदद करती है। लेकिन इस समय तक खालिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं आया था। तो ये कब आया?
तो जी 11 अक्टूबर 1971, 11 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान नाम का एक व्यक्ति जो होता है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड देता है आधे पेज की खालिस्तान की डिमांड को लेकर, और इसके बाद से खालिस्तानी मूवमेंट को एक तरीके से पर लग जाते हैं। कौन था ये जगजीत सिंह चौहान? तो जी अकाली दल का ना एक लीडर था ये, जिसने बाद में एक लेटर को लिख के बताया कि किस प्रकार से अकाली दल ने उसे ठिकाने लगाने के लिए इस मूवमेंट में पुश कर दिया था। अब उस समय जो था यूएस और रशिया के अंदर बहुत बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा था, और 1971 की जो भारत पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके अंदर यूएस ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान का साथ दे दिया था। तो उसके बाद भारत जो था वो रशिया से मित्रता को मजबूर हो चुका था, और इस वजह से यूएस ने एक प्रकार से अनऑफिशियली इस खालिस्तानी मूवमेंट में ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑक्सीजन डाली। लेकिन ये जो डिमांड थी ये शुरू कैसे हुई? तो जी आज़ादी के बाद ना साउथ के जो ज़्यादातर स्टेट्स थे उनको भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन पंजाब को नहीं किया गया था। तो पंजाब में अकाली दल वालों ने एक मूवमेंट शुरू किया कि भाई पंजाबी बोलने वाले जो हैं उनको एक अलग स्टेट दिया जाए, और ये जो मांग थी ये जोर पकड़ लेती है कुछ टाइम बाद। और इस जोर पकड़ते हुए देखकर 1960 में यूके में बैठा हुआ चरण सिंह पंछी जो है वो एक सिख होम स्टेट रूल की मांग उठा देता है, और 1971 में जगजीत सिंह चौहान जो होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो एक डेक्लेरेशन कर देता है। कौन सी डेक्लेरेशन? तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की डेक्लेरेशन। कौन सी गवर्नमेंट? खालिस्तानी गवर्नमेंट। अब 1970s के एंड में चलते हैं। तो जी इस समय तक ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी जो थे वो बताया जाता है कि अकाली दल और जनसंघ जो था उसको कमजोर करने में लगे हुए थे। कैसे? तो जी निरंकारी मूवमेंट से। अब ये निरंकारी मूवमेंट बताया जाता है कि सिखिज्म को एक प्रकार से डाइल्यूट करते हुए ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। 1978 में निरंकारी मूवमेंट और जो अखंड कीर्तनी जत्था था उनके बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, और इन क्लैशेस में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और यहाँ से एक नाम सामने आता है, जनरल सिंह भिंडरावाला। अब 1979 के अंदर सेक्युलर गवर्नमेंट होती है जो ईरान के अंदर, उसको ओवरथ्रो करके एक इस्लामिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, और यहाँ से जो खालिस्तानी मूवमेंट होता है ना उसको और बल मिल जाता है। अकाली दल के कई लीडर रेडिकलाइज होने लग जाते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाता है आर्म्ड स्ट्रगल। कनाडा के अंदर बब्बर खालसा बनाया जाता है, यूके और यूएस के अंदर लॉबीज बनती हैं, पाकिस्तानी जो होते हैं वो आर्म्स और एम्यूनेशन की सप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, निरंकारी मूवमेंट को सिखिज्म को खत्म करने वाला प्लान बताकर युवा वर्ग को सिख खतरे में है इस तरीके का एक मैसेज दिया जाता है, और वो खेल शुरू होता है जो इस वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। बॉम्ब ब्लास्ट, हिंदुओं को बसों से उतार उतार कर चुन चुन कर मारना, एयरप्लेन को हाईजैक कर लेना। 1984 में निर्दोष सिख मारे गए कांग्रेसियों के द्वारा, और उससे पहले कई सालों तक निर्दोष हिंदुओं को मारा गया खालिस्तानियों के द्वारा, और इसका रीजन सिर्फ एक ही था कि सिखों और हिंदुओं के बीच में कभी ना तोड़े जा सकने वाली एक दीवार खड़ी कर दी जाए। लेकिन ऐसी कोई दीवार ना पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि आज की डेट में भी भारत के एक सिख का बेटा जो होता है वो भारत के लिए गोली खाकर वीरगति को प्राप्त हो रहा है। हाँ, विदेशी धरती पर बैठे कुछ खालिस्तानी थोड़ा बहुत नंगा नाच जरूर नाच सकते हैं, लेकिन इस सब के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाला का क्या रोल है? तो जी जितना भी वायलेंस मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था ना, वो ये जनरल सिंह भिंडरावाला के फॉलोअर्स ही कर रहे थे। AK-47 हाथ में लेकर ये आतंकवादी खुद को खड़कू कहते थे, और टारगेट सिर्फ एक थे, हिंदू। क्योंकि पाकिस्तानी पैसे और सपोर्ट से और क्या ही टारगेट बनता। पाकिस्तान ने खुद लेट 80s में कश्मीर में यही स्ट्रैटेजी अपनाई हिंदुओं को वहां से भगाने की। पंजाब के अंदर भी यही स्ट्रैटेजी थी कि हिंदू जो था वहां से डर के मारे छोड़ छोड़ कर भाग जाए तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस भिंडरावाले को कहा गया था कि भाई हिंदुओं को मारा जा रहा है इस तरीके से, तो आप उसे कंडेम ही कर दो। तो इस आदमी ने वो तक नहीं किया था, और खुद स्वर्ण मंदिर के अंदर खड़ा होकर 5000 हिंदुओं को खुद मारने की ये बात कर रहा था। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ये गल कह देवे कि मैं अकालियां नूं कहना चाहती हाँ या सिखां नूं कहना चाहती हाँ, पंजाब वालियां नूं तुसीं मोर्चा लाया, तुसीं इस तरह दी चीज़ां मंगदे हो, बाहरले सिखां बारे सोच लो की बनू। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, क्योंकि कणक घरे जमी है। पर जे इसे स्टेज तो भिंडरावाला गल कह देवे या समुंदरी हाल मीटिंग कि बीबी इंदिरा जे राज दे हुकूमत ने नशे विच आके तेरे मन च इन्ना हंकार है कि तू सिखां नूं चेतावनी देना चाहती है, सोच ले बाहर बारे की बनू। ते तैनूं चेता रखना चाहिए सानूं भी हिंदू आउंदे तो वध नहीं। जे कहा जाए सिखां नूं कुचल देंगे, दल देंगे, मर देंगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना इत्थे अमृतसर की पवित्र धरती विच ये गल कह देवे कि
कि दुक्की तिक्की खैन नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इन्ना वाधा होने तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुओं नूं 1 घंटे च वढांगा। हुण इन्ना नुकसान। अब इसके कुछ समर्थक कहते हैं कि इस बयान के अंदर जो है वो भिंडरावाले जो है वो इंदिरा गांधी का एक रिप्लाई दे रहा है। तो इंदिरा गांधी जो इस वीडियो में ये क्लेम कर रहा है, कह रही हैं, तो इंदिरा गांधी का ऐसा कोई भी बयान आज तक सामने नहीं आया है। और बाकी जिन भी लोगों का इसने नाम लिया है उनको कोई जानता तक नहीं है। किसी पंजाब के अंदर किसी मार्केट कमेटी के किसी नेता की बात उठाकर ये लोगों को भड़का रहा है और उन बातों का भी कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया है इस वीडियो के अंदर, उनमें से कई लोग जो थे वो खालिस्तानियों के द्वारा ही मार दिए गए थे। अब जरा मुझे कोई इंदिरा गांधी की वो स्टेटमेंट दिखाए जो ये बंदा बोल रहा है। दिखा ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। अब ये बंदा जो है हरमिंदर साहिब के अंदर खड़ा होकर खुलेआम झूठ बोलकर लोगों को भड़का रहा है और जो सड़कों पर वायलेंस चल रहा है ना उसको एक प्रकार से जस्टिफाई कर रहा है जो इसी के लोग कर रहे थे, और खुद 5000 हिंदुओं को मारने की बात कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है इंदिरा गांधी की एक झूठी स्टेटमेंट के साथ जो उसने शायद कभी दी ही नहीं। अब जिस आदमी की तस्वीर जो है वो ओसामा बिन लादेन के साथ में लगनी चाहिए वो विदेशी धरतियों पर गुरुद्वारों के अंदर लगने लगी है, गुरु तेग बहादुर साहब के साथ लगने लगी है। अब कोई आदमी इस आदमी को भी संत समझता है और आतंकी नहीं समझता तो मुझे कुछ नहीं कहना, आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी पीर फकीर ही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये संत रहेगा, ये आतंकी रहेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और ज्वाइन बटन है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, AKTK के ऑफिशियल मर्चेंडाइज। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।